गाइस वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी। हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया है, आप तुरंत जाकर देखो अगर आपने नहीं देखा है तो। और ये हम चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं जल्दी, और उसी के कंटिन्यूशन में ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने नया टॉपिक तो नहीं कह सकते, नया पॉइंट स्टार्ट करना है। ऑपरेशन मस्ट बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, इसके बेसिस पे भी 4-5 केस लॉज है जिसे हम डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। दिस इज सजेस्टेड बाय द वर्ड्स आर बीइंग कंडक्टेड इन द मैनर used in section 397. Hence, isolated acts of operation mismanagement will not give rise to an action under section 397 sorry. ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि ऑपरेशन साबित करने के लिए ना वो एक माइनर, एक छोटी सी तो बात तो होनी नहीं चाहिए, वो हमने पहले देख लिया लास्ट लेक्चर में। तो उसमें कहा गया है कि ये कंटिन्यूस एक्ट होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए, एक बार होके ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे के केस लॉज में आप ये भी पढ़ोगे कि ऐसा कोई भी एक्ट जो एक बार होकर ख़त्म हो गया लेकिन उसका इफेक्ट बहुत लंबा जाएगा, उसको भी हम ऑपरेशन मानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या केस लॉज दिए। पहला है आपके सामने शांति प्रसाद जैन केस। ये एक बहुत ही, शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो आपको सीए फाइनल में भी पढ़ने मिलेगा, सीएस प्रोफेशनल में भी हम पढ़ रहे हैं। तो इस केस का रेफरेंस हमने बहुत जगह देखा है, जहाँ पे भी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का चैप्टर आएगा ना, ये केस लॉ हमेशा ही आता है। उसमें कहा गया इवेंट्स हैव टू बी कंसिडर्ड नॉट इन आइसोलेशन, मतलब एक अकेला इवेंट को आप नहीं बोल सकते कि हाँ मेरे साथ ऑपरेशन हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया, वो गलत है। It has to be a part of consecutive story. There must be consecutive acts. Continuous acts होना चाहिए, एक अकेला एक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस लॉ हमारे पास दिया गया है टी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हम हेमेंद्र प्रसाद बरूहा। इसमें क्या कहा गया, कोर्ट ने क्या देखा। भले देखो, मैं आपको इसका क्रक्स बताती हूँ क्या है। भले ही एक्ट एक बार किया है पर उसका इफेक्ट कंटिन्यूस है, जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया ना, उसका केस लॉ यहाँ पर है। ठीक, आप इसे रीड करो। राम शंकर प्रसाद वर्सेस सिंधु आयरन फाउंड्री लिमिटेड। पहले था सिंधरी आयरन फाउंड्री लिमिटेड, यह है सिंधु आयरन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या कहा गया है, देखो 397 पहले था, अब आपका सेक्शन क्या है, ठीक है, ये पिछले एक्ट का सेक्शन था क्योंकि पहले के केस लॉज डिसाइडेड है, तो इसमें पहले का दिया गया है। लेकिन हमारा अब का केस लॉ सेक्शन नंबर क्या है, 241। उसमें क्या कहा गया है कि भले ऑपरेशन छोटा था लेकिन या और सिंगुलर एक्ट था, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक जाएगा। ये पिछले केस का ही एक एक्सटेंशन समझ लो। ठीक है, वही चीज बात की गई है। भागीरथ अग्रवाल वर्सेस टेरा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। इसमें इसका क्रक्स पे आप में से सुन लो। मीटिंग इफ नॉट ड्यूली कन्वीन्ड, रिमूवल वैलिड नहीं होगा। अगर आपने सोचा कि आप रिमूव कर लोगे जैसे तैसे मीटिंग बुला के, तो वैसा रिमूवल वैलिड कभी नहीं होगा। आपको रिमूवल को वैलिड करवाने के लिए आपको ड्यूली कन्वीन्ड मीटिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली कन्वीन, मतलब आपकी नोटिस सही ढंग से जाने चाहिए, मीटिंग्स सही ढंग से आपको कंडक्ट करनी होगी। ठीक है, वो सब चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने वो नहीं किया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है केस लॉ हमारा, आप ये रीड करते जाओ। ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है, मैं आपको क्रक्स बताती जा रही हूँ क्योंकि देखो रीड ही करना होगा, तो आप भी करो, आप करो या मैं करूँ तो फ़र्क क्या पड़ेगा। आपको ये लेक्चर तभी बेनिफिशियल होगा जब तक आपको ये चीज़ समझ ना आ जाए। ठीक है, अशोक कुमार ओसवाल वर्सेस पंचेर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी। आपको ये केस लॉज याद करने पड़ेंगे, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन आपको करने पड़ेंगे। The allotment was made only to one member without simultaneous offer to others on pro rata basis. A single issue of additional shares. ठीक है, a single issue of additional shares can have a continuous effect. इसका देखो इफेक्ट क्या हो सकता है, आप सोचो। आपने एक शेयर होल्डर के पास था 10 लाख का शेयर,
और बाकियों के पास भी था कुछ ऐसे ही, ठीक है। और आपने एक इशू लाया जिसमें आपने बाकियों को नहीं दिया। इसके पास समझ लो 10% शेयर्स थे, बाकियों के पास 90% थे। आपने इसको ऐसा शेयर्स दिया, मतलब एक इशू लाया जिसमें आपने इसको 10 लाख और दे दिया। तो अब तो इसका ये परसेंटेज चेंज हो गया और ये तो गलत है। क्योंकि देखो, आप कभी भी इशू करोगे तो ऐसे कभी भी आप इशू राइट इशू या बोनस इशू नहीं कर सकते जिससे पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग चेंज हो जाए। अगर बाई चांस वो पर्सन ऑफ नहीं करता और फिर चेंज हो जाता है, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और आप चेंज कर देते हो बाई योर इशू, दैट इज़ रॉन्ग। तो ये इस चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया। और लास्ट केस लॉ है इस टॉपिक का, ठाकुर प्रेम सिंह वर्सेस ठाकुर होटल शिमला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या कहा गया है, मैं इसका भी क्रक्स आपको लिख देती हूँ। पास्ट एक्ट को से आपको कोई इंटाइटलमेंट नहीं मिलेगी आपकी अभी आपको। तो देखो, इसका रीज़न क्या हो सकता है कि कभी तो पहले हुआ था कुछ, और लेकिन जब काम आया कि आपको लगा कि नहीं यार, अब तो ये चीज़, ये पत्ता निकालना पड़ेगा, और आप फिर गड़े मुर्दे वो खाने लगो, ये तब तो गलत है। आप जब उस समय गलत हुआ तो आपने उसी समय क्यों नहीं पिटिशन दायर की थी? आपका फॉल्ट है इसमें। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि बाद में आप जाकर उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाओ, मतलब कि आपने अगर प्रॉब्लम आपको आज है तो आप भी केस करो ना। बाद में तो ऐसे नहीं कि फ्यूचर में जाके आप सोचोगे, जब ज़रूरत पड़ेगी, जब वो पर्सन आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तब आप केस करोगे। बिल्कुल नहीं, वो सब नहीं चलेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आज के आज केस करो, ठीक है। ये भी कुछ केस लॉज है। मैंने कुछ टॉपिक्स स्किप किए हैं बीच में, वो आप रीड कर लेना, उतना कुछ टेक्निकल नहीं है। ये डिस्कस कर लेंगे हम लोग बाद में। अब मुझे, अगर मैं भूल जाती हूँ तो आप मुझे याद करवा लेना। लेकिन सिंस हम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम ये सेक्शन को पढ़ें। जो 241 का जो सेक्शन है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो हमारा सेक्शन 241 है ना, वो बताता है एप्लीकेशन बाय मेंबर। लेकिन इस सेक्शन को हम किसके साथ पढ़ेंगे, सेक्शन 244। वो बताता है कितने मेंबर होने चाहिए, ठीक है, कितने आपका नंबर होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में बताता है 244। तो 241 को हम पढ़ेंगे सॉरी फॉर दिस 244 के साथ पढ़ते हैं। एप्लीकेशन बाय मेंबर, ठीक है। Any member of the company may apply to the tribunal provided that such member has the right to apply under section 244। समझ गए। इसमें क्या लिखा है कि अगर आपका हक है 244 सेक्शन के अंडर, तब आप अप्लाई कर सकते हो 241 में। अब हम एक बार ये देख लेते हैं 244 क्या कहता है। 244, इसके बारे में हम एक चार्ट बना लेते हैं। तो सेक्शन 244 क्या कहता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने ये एक चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है, आप इसे नोट डाउन कर लो। आखिर कौन अप्लाई कर सकता है। तो पहला सिचुएशन है कि कंपनी विद शेयर कैपिटल है या कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। अगर विद शेयर कैपिटल है तो अलग सिचुएशन होगा, विदाउट शेयर कैपिटल है तो अलग सिचुएशन होगा। विदाउट के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है। अब उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उसमें 1/5 अगर करना चाहे अप्लाई 241 में, वो कर सकते हैं। ये एक लिमिट हो गई 1/5। और अगर विद शेयर कैपिटल है तो इसमें जो कंडीशंस आप ध्यान से देखो, पहला ये है और दूसरा ये है। पहला है कि देखो, जो बहुत बड़ी कंपनीज है, रिलायंस टाइप, टाटा टाइप, तो उसमें 100 मेंबर्स बहुत एक छोटा सा नंबर है। लेकिन अगर आपकी कंपनी में ही 100 मेंबर्स हैं तो आपको तो ये नहीं कहा जा सकता कि 100 के 100 ही जाके पटिशन करो, ये कोई सेंसिबल बात तो है नहीं। तो उस सिचुएशन में आपको 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, जो भी फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में क्या था, 100 ही मेंबर है हमारे, तो इसका 1/10 क्या होगा, 10 मेंबर जाके हम पटिशन कर सकते हैं। या फिर अगर सोचो कि एक शेयर होल्डर के पास ही 1/10 इशूड कैपिटल है, तो वो जाकर
वो भी पिटिशन कर सकता है अकेले। उसमें ये फिर नंबर ऑफ मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है। देखो इस सिचुएशन को आप अगर एनालाइज करोगे ना, तो ये बड़ी कंपनीज में भी फिट बैठेगी, छोटी कंपनीज में भी फिट बैठेगी, क्योंकि छोटी कंपनीज में 1/10 हो सकता है एक शेयर होल्डर के पास, लेकिन बड़ी कंपनी में 1/10 बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने सुना होगा कि अभी जियो का 2% स्टेक एक कंपनी ने बाहर फॉरेन कंपनी ने लिया, तो कितने समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन वो कुछ 1000 करोड़ में था। तो आप सोच सकते हो कि 100 मेंबर्स यहाँ ज़्यादा आसानी से ढूंढ मतलब मिल सकते हैं टू फाइल द पिटिशन रादर दैन 1/10 ऑफ द इशूड कैपिटल। तो इस सब चीज़ों को कवर करने के लिए एक बार आप ये चार्ट नोट कर लो, नहीं तो पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दी गई है, ठीक है। 241 में तो ये चीज़ बताई गई है। अब ये देखते हैं कब कंप्लेन किया जा सकता है। तो वो चीज़ है, मेंबर कंप्लेंट्स, वो कंप्लेंट्स दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड, हैव बीन पहले कर किया गया है, या आर बीइंग मतलब किया जा रहा है अभी, प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब नॉर्मल जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया जा रहा है, या उनके उनके लिए बहुत ही हार्श या बर्डनसम है, या फिर किसी मेंबर या मेंबर्स के लिए, या फिर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए ही गलत है वो जो चीज़ वो लोग कर रहे हैं, या फिर कोई मटेरियल चेंज आता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कि सभी की सहमति से लिया गया, चाहे वो क्रेडिटर हो, डिबेंचर होल्डर हो, या कोई भी शेयर होल्डर हो, बल्कि उनकी चेंजेस, मतलब ऐसे चेंजेस जो उनके खिलाफ काम करेगा, ठीक है। उन चीज़ों को लेकर आप पिटिशन दायर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो टू दी NCLT। वही चीज़ दी गई है, provides that where any member or members are entitled to make a petition obtain consent in writing, मतलब एक सभी के जगह प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि आप इमेजिन करो अगर 100 मेंबर्स हैं, 100 तो चलो कम है, 1000 मेंबर्स ने साथ पिटिशन किया, तो 1000 मेंबर अगर कोर्ट जाएंगे तो वो तो अलग ही राइट्स टाइप का सिचुएशन लगेगा कि क्या हो गया, या फिर रैली टाइप का लगेगा सिचुएशन कोर्ट के अंदर। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए 1 या 2 पर्सन आप सभी के साइन ले लो सभी के, और आप जाके पिटिशन दायर कर दो। अब इस सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उस सिचुएशन में ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या पावर्स आ जाती हैं उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। आप ये देखो, उनको लगता है ये ऑपरेशन तो है, लेकिन बाइंडिंग अगर करेंगे तो वो ज़्यादा बुरा है, क्योंकि आप सोचो एक कंपनी के साथ, देखो जो जिनको प्रॉब्लम है उनके अलावा भी तो लोग जुड़े हुए हैं ना, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी जुड़े हुए हैं। अगर कंपनी को सीधे ही सीधे बंद कर दिया जाए, कोई एक मौका भी ना दिया जाए, तो वो बहुत ही गलत होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि हम और क्या क्या ऑर्डर्स ट्रिब्यूनल दे सकती है, कि जो अफेयर्स है उसे कैसे कंडक्ट करना चाहिए, जो डिसेंटिंग है उनके शेयर्स परचेज कर लो, परचेज किया गया तो उसमें जो रिडक्शन है, उसमें वो रिडक्शन होगा तो वो भी चलेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जो आपने अलॉट किया या ट्रांसफ़र किया उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ एनी अग्रीमेंट, ठीक है। और उस कंडीशन में जो टर्मिनेशन होगा, ठीक है, no such agreement shall be terminated, set aside or modified except after due notice and after obtaining the consent of the party concerned। कोई भी किसी के साथ भी कोई अग्रीमेंट था और आप उसे कैंसिल करने जा रहे हो, तो वो चीज़ पहले उनके कंसेंट होनी चाहिए, मतलब उन्हें पता तो होना चाहिए ना, और उनकी परमिशन लो। फिर सेटिंग असाइड of any transfer, delivery of goods, payment, execution or other act relating to property made or done by or against the company within 3 months before the date of application। कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र जो कि गलत था, 3 महीने, मतलब 3 महीने का टाइम दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, आपने 1 अप्रैल को ये पिटिशन दायर किया, तो उससे 3 महीने मतलब 1 जनवरी से आपको ये जो इस टाइम पे कुछ आपने ऐसा ट्रांसफ़र किया था, तो उस चीज़ को भी सेट असाइड करना, मतलब कैंसिल आउट कर देना कि ये ट्रांसफ़र माना ही नहीं जाएगा। रिमूवल कर देना, ठीक है। रिकवरी, अगर किसी ने गलत ढंग से, MD, मैनेजर, डायरेक्टर ने गलत ढंग से पैसे कमाए हैं तो वो भी वापस लेना। मैनर बता देना ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है।
अपॉइंटमेंट ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर को अपॉइंट करवा लेना, कॉस्ट लगा देना, और या फिर कोई अदर मैटर, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अब हम फाइल करेंगे ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, क्योंकि आपको पता होगा, आपने इतना कंपनीज एक्ट खुद ही पढ़ा हुआ है, तो आप सबको पता होगा कि जब भी हम कोई ऑर्डर लेते हैं ट्रिब्यूनल से तो हम उसे तुरंत फाइल करते हैं। और किस फॉर्म में फाइल करते हैं बताओ? यस, INC 28 में हम फाइल करेंगे तुरंत 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। किसको फाइल करेंगे? टू ROC। यस, यू करेक्ट। अब क्या आते हैं? ऑल्ट्रेशन थ्रू ऑर्डर ऑफ, ये आप रीड कर लेना, सर्टिफाइड कॉपी, ये सब बहुत ही पनिशमेंट बताई गई है। 25,000 जो कि 1 लाख तक जा सकता है, और 6 months ऑफ जेल, ओके। ये तो है ऑफिसर के केस में, क्योंकि कंपनी तो जेल नहीं जाती। अब अगर कंपनी का भी रोल था गलत होने में तो उसका पनिशमेंट है 1 लाख से 25 लाख रुपए। Consequences of termination or modification of certain agreements, कोई भी अगर लॉस होता है तो उसका कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या कहा गया? 5 साल तक एक्ट नहीं कर सकते अगर जिनको भी हटाया गया एज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ MD, मैनेजर या डायरेक्टर। Provides that the person who is not a fit proper person shall not hold office of director, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। With the leave of tribunal permits such person to hold any such office before the, मतलब परमिशन ले लो, ट्रिब्यूनल का परमिशन तो ले लो, लेकिन CG अलाउ कर सकती है आपको 5 साल से पहले भी ऑफिस अज्यूम करने में किसी भी और कंपनी में। Provided that the tribunal shall not grant leave unless notice of intention to apply for leave has been served, मतलब परमिशन नहीं देगी जब तक आप उनके उस इंटेंशन का नोटिस ट्रिब्यूनल को नहीं देते हो। अगर आप हटने के बाद भी एक्ट करते हो एज डायरेक्टर तो आपको 6 महीने की जेल या फिर 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, या फिर बोथ। और ये पनिशमेंट क्या होगा बताओ? यस, कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाएगा ये। ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन तो एक अलग टॉपिक है, तो उसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।